मेरे पति ने अचानक अपनी साली के लिए एक लाल रंग की ड्रेस खरीदी, यह कहकर कि आज उसका जन्मदिन है, जबकि 2 दिन पहले वे अपनी पत्नी का जन्मदिन भूल गए थे। जब मुझे उनके बारे में सच्चाई पता चली तो मुझे बहुत बुरा लगा। ओह, यह ड्रेस प्रिया के लिए है, मेरी साली। कल उसका जन्मदिन है। मैं दंग रह गई। मेरी साली यानी रोहन की पत्नी, मेरे पति के छोटे भाई, उसे उसका जन्मदिन हर दिन और हर घंटे याद रहता था, लेकिन वो अपनी पत्नी का जन्मदिन भूल गया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। लाल ड्रेस पकड़े अर्जुन की तस्वीर मुझे बार बार परेशान कर रही थी। मैंने जांच पड़ताल शुरू की। पहली चीज़ जिसने मुझे शक किया वह थी रसीद। ये पिछले हफ्ते छपी थी, मेरे जन्मदिन से ठीक पहले। मैंने चुपके से अर्जुन का फ़ोन चेक किया और व्हाट्सएप पर कई मैसेज देखे। अर्जुन, यह ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, कल मेरे लिए इसे पहनकर देखना। प्रिया, मुझे बस डर है कि लोग देख लेंगे। अर्जुन, मैं हूँ, चिंता मत करो। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने चुपके से उसके पीछे चलने का फैसला किया। अगली दोपहर काम से जल्दी निकलने का बहाना बनाकर मैं बांद्रा में एक छोटे से कैफ़े के सामने दूर खड़ी हो गई। अंदर अर्जुन और प्रिया पास पास बैठे थे। प्रिया ने बिल्कुल वैसी ही लाल ड्रेस पहनी हुई थी। उनके चेहरे पर जो भाव थे वह किसी आम पति भाभी वाले भाव से मेल नहीं खा सकते थे। मैंने चुपचाप एक तस्वीर खींची। मेरा दिल दुख रहा था और मैं ठंडी पड़ रही थी। उस रात जब मैं घर पहुंची तो मैंने तस्वीर मेज पर रख दी और कुछ नहीं कहा। अर्जुन ने उसे देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। रोहन दरवाज़ा खोलकर अंदर आया, तस्वीर देखी और दोनों भाई दंग रह गए। उसी पल मुझे समझ आया, लाल ड्रेस कोई बेफिक्री से भरा जन्मदिन का तोहफा नहीं था, बल्कि एक ऐसे राज का इशारा था जो काफ़ी समय से सुलग रहा था। 2 परिवारों को तोड़ने के लिए काफ़ी। हवा घनी थी, बस घड़ी की टिक टिक की आवाज़ रह गई थी। रोहन कांपते हुए पूछा, भाई, मेरी पत्नी के साथ क्या? अर्जुन ने चुपचाप सिर झुका लिया। प्रिया फूट फूट कर रोने लगी, हकलाते हुए, मुझे माफ़ करना। मैंने उनकी तरफ देखा, अपनी आवाज़ को शांत रखने की कोशिश करते हुए। मैं अभी सब कुछ सुनना चाहता हूँ। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कबूल किया। मुझसे शादी करने से पहले उसका पड़ोस वाली लड़की प्रिया के साथ कुछ समय का रिश्ता था। फिर प्रिया ने रोहन से शादी कर ली। मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जब से प्रिया बहू बनी है वे अक्सर मिलते रहते हैं। पहले तो बस कुछ दुआ सलाम, फिर मासूम लगने वाली देवर भाभी वाली मदद, और आखिरकार हम गुपचुप कॉफ़ी डेट्स में बदल गए। लाल ड्रेस सिर्फ तोहफा नहीं था। फोटो फोल्डर में मुझे अभी भी 1 महीने पहले गोवा के बीच पर जाते हुए उनकी एक तस्वीर दिख रही थी, जब अर्जुन ने मुझे बताया था कि वे बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं। रोहन यह सुनकर डर गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखें लाल हो गईं। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन मैं आंसू नहीं बहा सकी। मैं खड़ी हुई और साफ कह दिया, अब से मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। मैं अपार्टमेंट से बाहर निकली। मेरे पीछे बहस, रोने और एक परिवार के बिखरने की आवाज़ें थीं। ये सब उस बदकिस्मत लाल ड्रेस से शुरू हो रहा था। वेदी पर लाल पोशाक जिस रात मैं अंधेरी मुंबई स्थित अपने अपार्टमेंट से निकली, उस रात हल्की बारिश हो रही थी। मैं ऑटो रिक्शा वाले के पीछे बैठी अपना हैंडबैग पकड़े हुए थी, मानो अपनी आखिरी बची हुई गरिमा को थामे हुए हों। तस्वीर में पोशाक का लाल रंग मेरी नज़रों में आ गया, मेरी शादी के दुपट्टे जैसा लाल, लेकिन इस बार यह चेतावनी का लाल रंग था। अगली सुबह मैं वापस लौटी, रुकने के लिए नहीं बल्कि सब ठीक करने के लिए। ओ शर्मा परिवार के घर पारिवारिक बैठक मेरी सास सरला देवी ने परिवार को खुली छत पर बुलाया, जहां हम पापड़ सुखाते थे और छोटी छोटी बातें करते थे। आज कोई छोटी बात नहीं थी। अर्जुन चुपचाप बैठा रहा, रोहन रेलिंग से टिका रहा और प्रिया कुर्सी के किनारे से लिपटी रही। उसके हाथ तब तक जुड़े रहे जब तक वे सफ़ेद नहीं हो गए। मैंने लिफाफे मेज के बीच में रख दिए। बांद्रा में लाल पोशाक की रसीद, कॉफ़ी की तस्वीरें, बिजनेस के लिए गोवा का हवाई जहाज़ का टिकट। मैंने अर्जुन की तरफ देखा। बताओ, अपनी माँ के सामने
अपने भाई के सामने। अर्जुन ने गहरी सांस ली। मैं गलत था। शुरुआत मैसेज से हुई थी जिसमें पूछा गया था कि मैं कैसा हूं। फिर मैंने गलती से हद पार कर दी। मुझे लगा कि मैं काबू में हूं, लेकिन हुआ यूं नहीं। रोहन ने दांत पीसते हुए कहा, भाई, शादी से पहले क्या तुम और वो? अर्जुन ने सिर हिलाया। पहले तो एक अस्पष्ट सा एहसास था, फिर हम अलग हो गए। मुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया है। प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। माफ करना, मुझे पता है कि मुझे डांट खानी चाहिए। मैंने बचने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब मैं रोहन से बहस करती तो उसे ढूंढती। सरला देवी ने मेज पर जोर से हाथ पटका। आवाज सूखी थी। इस घर में तुम दोनों के एक दूसरे के भरोसे को कुचलने से बेहतर है कि तुम दोनों अलग हो जाओ। कोई भी अपने बच्चों को झूठ बोलकर साथ आने के लिए मजबूर नहीं करता। मैं रोहन की ओर मुड़ी। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे साथ हूं। रोहन ने निगलते हुए कहा, मुझे सच और सम्मान चाहिए, बाकी मुझे तय करने दो। 3 कागज और एक मंगलसूत्र। मैंने 3 कागज निकाले। अंतिम निर्णय आने तक अर्जुन और मेरे बीच 6 महीने के लिए अस्थायी अलगाव, समझौता झापन। अर्जुन और प्रिया के बीच कोई निजी संपर्क नहीं। अगर उल्लंघन होता है तो दोनों पक्ष बांद्रा स्थित पारिवारिक न्यायालय में सुलह करने के लिए सहमत होते हैं। वित्तीय समझौता। अर्जुन अपनी सारी संयुक्त बचत मेरे नाम के एक खाते में स्थानांतरित कर देता है, जो महीनों के विश्वासघात के मुआवजे के रूप में है। मैंने अपना मंगलसूत्र मेज पर रख दिया। अगर अगले 6 महीनों में तुम्हारा प्रिया से कोई निजी संपर्क हुआ तो मैं तलाक पर हस्ताक्षर कर दूंगी। अब मैं मंगलसूत्र इसलिए नहीं उतार रही हूं क्योंकि मुझे अब अपनी शादी पसंद नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं अपना आत्मसम्मान बनाए रखना चाहती हूं। अर्जुन ने सिर झुकाकर हस्ताक्षर कर दिए। उसकी सास ने कुछ नहीं कहा, बस अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। उसके कंधे हल्के से हिल रहे थे। प्रिया ने भी बॉन्ड पर दस्तखत कर दिए। उसने मुझे धीरे से देखा। मुझे माफ करना जेठानी, आज से मैं कुछ महीनों के लिए अपनी मां के घर वापस जाऊंगी। रोहन ने कागज मोड़ा। जहां तक मेरे भाई और मेरी बात है, मैं अपने माता पिता को बाद में बताऊंगा। एक दोपहर प्रिया ने जुहू बीच पर मिलने के लिए मैसेज किया। मैं मान गई। लहरें किनारे से टकरा रही थीं। पतंगें हवा को चुनौती दे रही थीं। प्रिया के हाथ में एक कपड़े का थैला था। अंदर लाल रंग की ड्रेस थी जिसमें अभी भी उस दिन की खुशबू आ रही थी। मैंने इसे धो दिया है और मैं इसे वापस करना चाहती हूं। तुम्हें नहीं, अपनी अंतरात्मा को। मैंने नीचे रेत की ओर देखा। मैं ड्रेस वापस कर सकती हूं, लेकिन भरोसे का क्या? प्रिया ने ऊपर देखा। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। रुककर, मैं एक महिला मंडल की हस्तशिल्प की दुकान में कंसल्टेंट के तौर पर पार्ट टाइम काम करूंगी। उन जगहों से दूर रहना जहां मैं उससे मिल सकूं। रोहन, उसने मुझे खुद सोचने के लिए कहा था। मैं तुमसे माफी नहीं मांगता, बस यही मांगता हूं, गलत विश्वास करने के लिए खुद से नफरत मत करो। हवा चली, लाल स्कर्ट लहराई। मैंने कहा, इसे जला दो। इसे मिटाने के लिए नहीं, बल्कि इसे खत्म करने के लिए। हमने सुनसान इलाके से सूखी टहनियां इकट्ठी की, उसे जलाया। लाल चमक एक पल के लिए भड़की, फिर एक आह की तरह बुझ गई। अर्जुन ने मुझे महाराष्ट्र मेडिकल एसोसिएशन के क्लिनिकल प्रैक्टिस में नैतिकता पाठ्यक्रम में मेरी उपस्थिति की पुष्टि करते हुए एक ईमेल भेजा। उस शाम वह दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। अंदर नहीं गया, बस इतना कह रहा था, मैं तुमसे माफी नहीं मांगता। मैं तुमसे मांगता हूं कि जो मैंने चुराया है उसे चुकाने का मुझे एक मौका दो। तुम्हारी शांति। किससे? तुम्हें फिर से चोट न पहुंचाकर, भले ही तुम जाना ही क्यों न चाहो। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। अंधेरे में मुझे एहसास हुआ कि मैं थक गया था, लेकिन अब कांप नहीं रहा था। कुछ सवाल थे जिनका तुरंत जवाब देने की ज़रूरत नहीं थी। समय हर इंसान के रास्ते तय करेगा। रोहन ने मुझे मैसेज किया, भाभी मुझे बात करनी है। हम सड़क पर एक पुरानी ईरानी चाय की दुकान पर मिले। रोहन ने चाय की चुस्की ली। उसकी आंखें लाल थीं। मैं अपने भाई को नहीं मारूंगा, न ही अपनी पत्नी को कोसूंगा। मैं बस
रुक जाऊंगा। अगर 6 महीने बाद भी मेरा दिल रुकना चाहेगा तो मैं कह दूंगा, वरना मैं दस्तखत कर दूंगा। मैं खुद को किसी ड्रेस की परछाई में नहीं बदलना चाहता। मैंने सिर हिलाया। कृपया खुद को गुस्से की परछाई में मत बदलो, तुम कुछ ज्यादा ही उज्ज्वल के हकदार हो। रोहन उदास होकर मुस्कुराया। मैं अपनी जिंदगी का एक मर्द बनने की कोशिश करूंगा, दूसरों की गलतियों का आधार नहीं। समय ऐसे बीत रहा था जैसे हर स्टेशन से सावधानीपूर्वक गुजरती ट्रेन मैं पवई के पास एक छोटे से कमरे में रहने लगा। एक नया प्रोजेक्ट लिया, गाड़ी चलाना सीखा, सुबह की योग कक्षा के लिए साइन अप किया। हर दिन मैं खुद को एक संदेश भेजती थी, आज मैं अपने लिए जीती हूं। दूसरे महीने उसकी सास ने फोन किया, बेटा मुझे माफ करना, मैंने इन इशारों पर ध्यान नहीं दिया। अगर तुम अभी हस्ताक्षर करना चाहो तो मैं अब भी तुम्हारे साथ खड़ी हूं। मैंने कहा, माँ, अगर अगले 6 महीनों में मेरे दिल में कोई बदलाव नहीं आया तो मैं हस्ताक्षर कर दूंगी। मैं किसी के ठीक होने का इंतजार नहीं कर रही, मैं अपनी बात सुनने में देरी कर रही हूं। चौथे महीने प्रिया ने एक हस्तलिखित पत्र लिखा जिसकी बैंगनी स्याही धुंधली थी। मैं अपने माता पिता के साथ रहने लगी हूं। रोहन अभी तक मुझसे नहीं मिला है। मैं उसके सभी फैसलों को स्वीकार करती हूं। मैंने नौकरी में तबादले के लिए कहा है। मैं एक सामुदायिक केंद्र में विवाह परामर्श कक्षा में जा रही हूं। अगर हम कभी फिर से साथ होते हैं तो यह एक नई शादी होगी, कोई और नहीं। अगर नहीं तो मैं अभी भी जी सकती हूं। मैंने पत्र को मोड़ दिया, मेरा सीना हल्का हो गया। 6ठे महीने अर्जुन ने मेरे दरवाजे पर एक छोटा सा डिब्बा छोड़ दिया। मैंने उसे खोला, कोई तोहफा नहीं बल्कि बयानों का ढेर। अंधेरी अपार्टमेंट का मालिकाना हक मेरे नाम पर कर दिया गया था। साथ ही प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक स्वैच्छिक प्रस्थान पत्र भी, जो हमने साथ बिताए सालों के लिए देर से दिया गया शुक्रिया था। नीचे एक छोटा सा नोट था, अगर आप दस्तखत कर देंगे तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। अगर आप दोबारा कोशिश करना चाहें तो मैं बिल्कुल शुरुआत से शुरू करूंगा, स्पष्ट सीमाओं के साथ। मैंने कागजों के ढेर को अपने कमरे में छोटी सी वेदी पर रखा, अगरबत्ती जलाई। मैंने सलाह नहीं मांगी, बस खुद को शुक्रिया कहा कि मैं आधा साल बिना अपना आत्मसम्मान खोए गुजार पाई। अदालत और मेरा अपना जवाब, बांद्रा फैमिली कोर्ट में मुलाकात का दिन आ गया। मैंने सफ़ेद सलवार पहनी हुई थी, कोई गहना नहीं। अर्जुन एक पंक्ति दूर सिर झुकाए बैठा था। जज ने पूछा, क्या तुम दोनों अब भी सुलह करना चाहते हो? मैं अर्जुन को बहुत देर तक देखती रही। मेरे दिमाग में उस ड्रेस का लाल रंग, जुहू की आग, ईरानी चाय, नैतिकता की कक्षा का ईमेल, मेरी सास का रोना और मेरा अपना आज मैं तुम्हारे लिए जीती हूं घूम रहा था। फिर मैंने एक बहुत ही स्पष्ट उत्तर सुना जो मेरे अंदर से आ रहा था, माननीय, मैं चुनती हूं आजादी। अर्जुन ने ऊपर देखा, उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसने कृपया ऐसा न करें नहीं कहा। उसने बस सिर हिलाया, एक सम्मानपूर्ण सिर हिलाया। रोहन बाहर एक कुर्सी पर इंतजार कर रहा था और जब उसने मुझे बाहर आते देखा तो उसने बस पूछा, क्या तुम ठीक हो? ठीक हो। और मैं भी ठीक हूं। चाहे तुम रुको या जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं मुस्कुराई। बाहर मुंबई की धूप नारियल के पेड़ों के बीच से सुनहरी चमक बिखेर रही थी। मैं एक महिला मंडल चैरिटी शॉप पर रुकी। हैंगर पर एक चटख लाल दुपट्टा मेरी नज़र में आया। मैंने उसे किसी जख्म को ढकने के लिए नहीं, बल्कि खुद को याद दिलाने के लिए खरीदा था। लाल सिर्फ वर्जित होने का प्रतीक नहीं है, लाल जीवन शक्ति भी है, चुनने का अधिकार भी है। मैंने दुपट्टा पहना और सड़क पर निकल पड़ी। शहर में शोर था, लेकिन मेरा दिल शांत था। बूढ़े लोग अपनी पसंद से जीते रहेंगे और मैंने उस दुर्भाग्यपूर्ण लाल पोशाक के बाद खुद को फिर से जोड़ना सीखा। आखिरी सिलाई आजादी और सम्मान थी।